24 जनवरी 1965 रात के अंधेरे और ठंड के कोहरे को चीरकर सुबह का सूरज रोशनी बिखेर रहा था। सुबह के 8 ही बजे थे और ऐसे में सीरिया की राजधानी दमास्कस में एक शख्स कामेल अमीन थाबित अपने अपार्टमेंट में जल्दी जल्दी रेडियो मैसेजेस भेजने में मशगूल था। वो अपने हैंडलर्स को सीरिया में बैठकर सीरिया की बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रहा था और ऐसा वो 3 साल से करता आ रहा था। ये उसका आखिरी मिशन था और इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए वापस अपने देश, अपनी बीवी और बच्चों के पास जाने वाला था। लेकिन उसकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कोई उसके रेडियो सिग्नल को ट्रैक करते हुए उसके दरवाजे तक आ पहुंचा है। कामेल अमीन थाबित की उंगलियां अब भी रेडियो ट्रांसमीटर के बटन दबाने में लगी हुई थी और तभी सीरियन आर्मी के सैनिक तेजी के साथ उसके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। कामेल अमीन थाबित के रूप में कोई और नहीं बल्कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट एली कोहेन थे, जिन्होंने सीरिया की सियासी गलियारों में अपनी ऐसी पकड़ बनाई थी कि उनके तेज तर्रार दिमाग और काबिलियत की वजह से खुद वहां के प्रेसिडेंट अमीन अल हाफिज उन्हें डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि सीरिया के कुछ बड़े नेता और बिजनेसमैन उन्हें सीरिया का प्रधानमंत्री बनाने की बात करने लगे थे। जब उनकी असली पहचान सामने आई तो सीरिया के बड़े से बड़े मिनिस्टर्स और आर्मी जनरल से लेकर सीरिया के प्रेसिडेंट तक के पैरों तले जमीन खिसक गई। आइए जानते हैं इंटेलिजेंस वर्ल्ड के सबसे बड़े जासूस एली कोहेन की जिंदगी की अनोखी दास्तान। He is considered as one of, if not the greatest spy in the history of Israel's fabled intelligence agency, the Mossad. He was not just a spy, he was Israel's secret weapon. I'm speaking of Eli Cohen, who managed to infiltrate into the highest levels of the Syrian government and military. But his daring mission came at a cost that would break hearts and echo through generations. Much of Israel's military success in the Six-Day War is attributed to Cohen's efforts. Who was Eli Cohen, and how did his story shape the fate of a nation? एलियाहू बेन शोल कोहेन का जन्म 26 दिसंबर 1924 को इजिप्ट के मेडिटेरेनियन कोस्टल सिटी अलेक्जेंड्रिया में एक जूइश फैमिली में हुआ था। उनके पिता शॉल कोहेन एक बिजनेसमैन थे जो 1914 में बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में सीरिया छोड़कर इजिप्ट आ गए थे। एली कोहेन का परिवार काफी बड़ा था और वह अपने 8 भाई बहनों में से एक थे। एली कोहेन ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन एक लोकल जूइश कम्युनिटी स्कूल से पूरी की। उन्हें बचपन से ही नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने घर की बालकनी में बैठा करते और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के लाइसेंस प्लेट्स को एक बार में देखकर ही याद कर लेते थे। इस तरह उनकी मेमोरी बचपन से ही काफी शार्प थी। उन्हें जूइश रिलीजियस एजुकेशन और तलमुडिक स्टडीज में भी गहरी रुचि थी। इसी वजह से उन्होंने आगे मिद्राश रामबान में एडमिशन लिया। तलमुडिक स्टडीज पूरी करने के बाद एली कोहेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी शुरू की। ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था जब यूरोप और अरब कंट्रीज में एंटीसेमिटिज्म काफी बढ़ गया था, जिसके चलते लाखों जूस भागकर पैलेस्टाइन में बसने लगे थे। जब वक्त ने करवट बदली तो 1948 में जूस के लिए एक अलग देश इजराइल का फॉर्मेशन हुआ। पैलेस्टाइन को काटकर इजराइल बनाने के कारण अरब देश गुस्से में थे। जहां उन्होंने इजराइल से एक नाकाम जंग छेड़कर इजराइल को मिटाने की कोशिश की तो वही अरब देशों में मौजूद जूस के खिलाफ अत्याचार और भी बढ़ गए। इजिप्ट में भी एंटीसेमिटिज्म की घटनाएं बढ़ गई। बिना किसी गलती के जूस को जेल में डाला जाने लगा और उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाने लगी। ऐसी घटनाओं से परेशान होकर 1949 में एली कोहेन का परिवार इजिप्ट छोड़कर इजराइल में बस गया। लेकिन एली कोहेन ने अपनी स्टडीज को पूरा करने और ज़ायनिस्ट अंडरग्राउंड ग्रुप्स के साथ रिस्की एक्टिविस्ट वर्क करने के लिए इजिप्ट में ही रहने का फैसला किया। 1950s की शुरुआत में उन्होंने इजिप्ट में कई इजरायली कोवर्ट ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जिनमें ऑपरेशन गोशन भी शामिल था, जिसका मकसद इजिप्ट के जूस को इजराइल भेजना था। इधर इजिप्ट के साथ जारी टसल में इजराइल अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका का सपोर्ट चाहता था। इसके लिए इजराइल ने इन तीनों देशों को इजिप्ट के खिलाफ भड़काने के मकसद से इजिप्ट में एक अंडरकवर ऑपरेशन लेवॉन अफेयर शुरू किया। इसके लिए इजिप्ट में रह रहे कुछ लोकल जूस को ही रिक्रूट किया गया, जिन्हें 3 महीने की बेसिक इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के लिए इजराइल बुलाया गया। इस टीम में एली कोहेन भी शामिल थे, जो ट्रेनिंग के दौरान एक स्किल्ड रेडियो ऑपरेटर बनकर उभरे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 1954 में इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी ने इजिप्ट में इस कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत की। इसके तहत इजरायली एजेंट्स इजिप्ट, ब्रिटेन और अमेरिका के सिविलियन टारगेट्स जैसे सिनेमाज, लाइब्रेरीज और अमेरिकन एजुकेशनल सेंटर्स पर फॉल्स फ्लैग अटैक्स करते थे। लेकिन बड़ी चालाकी से इन अटैक्स के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड, इजिप्शियन कम्युनिस्ट्स या लोकल नेशनलिस्ट पर ब्लेम डाल दिया जाता। इस तरह इजराइल इजिप्ट में वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का एक माहौल बनाना चाहता था ताकि ब्रिटेन सुएज कैनाल पर सालों से जारी अपने कब्जे को बरकरार रखे और वहां तैनात अपनी सेना ना हटाए।
लेकिन जल्दी ही इजिप्ट ने इजराइल की इस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश कर दिया और इसके लिए जिम्मेदार कई इंटेलिजेंस एजेंट्स को भी अरेस्ट कर लिया। इन अरेस्टेड लोगों में एली कोहेन का नाम भी था, मगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्हें एली कोहेन को छोड़ना पड़ा। लेकिन जब 1956 में इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने एक साथ मिलकर इजिप्ट पर अटैक कर सुएज वॉर शुरू किया तो इजराइल और इजिप्ट के रिश्ते बेहद खराब हो गए। इजिप्ट ने यहाँ रह रहे सभी जूस को फौरन देश छोड़ने का ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके बाद एली कोहेन को इजिप्ट छोड़ना पड़ा और 8 फरवरी 1957 को वो इजराइल आ गए। चूंकि एली कोहेन का परिवार सीरियन जूइश था और वो सीरिया से इजिप्ट माइग्रेट हुए थे, इस वजह से एली कोहेन को शुरू से ही अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर्स और ट्रेडिशंस के बारे में नॉलेज थी। वो अरबिक, फ्रेंच, इंग्लिश, इटालियन और हिब्रू लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल लेते थे और उन्हें अरबिक की डिफरेंट डायलेक्ट्स जैसे इजिप्शियन, सीरियन और लेबनीज बोलने में भी महारत हासिल थी। एली कोहेन इजरायली मिलिट्री एजेंसी में जॉब करना चाहते थे, इसलिए इजराइल पहुंचने के 5 दिन बाद ही उन्होंने एजेंसी को इंटरव्यू दिया। उनके मल्टीपल लैंग्वेजेस में स्किलफुल होने की वजह से उन्हें आसानी से इजरायली इंटेलिजेंस मिलिट्री एजेंसी में ट्रांसलेटर और काउंटर इंटेलिजेंस एनालिस्ट की नौकरी मिल गई। यहाँ वो अरब कंट्रीज के न्यूज़पेपर्स को पढ़ते और जो भी खबर उन्हें रेलेवेंट लगती उसे वो हिब्रू में ट्रांसलेट करके काउंटर इंटेलिजेंस टीम तक पहुंचा दिया करते। हालांकि इस काम में कोई थ्रिल नहीं था, इसलिए उन्हें यह सब धीरे धीरे उबाऊ लगने लगा। वो कुछ रोमांचक काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोसाद के साथ बतौर एजेंट जुड़ने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने लगातार 2 बार मोसाद को इंटरव्यू दिया, लेकिन मोसाद ने उन्हें दोनों बार फील्ड जॉब के लिए अनफिट करार देते हुए रिजेक्ट कर दिया। इससे एली कोहेन को काफी बुरा लगा। उन्होंने गुस्से में ट्रांसलेटर की जॉब से भी रिजाइन कर दिया और तेल अवीव में एक इंश्योरेंस ऑफिस में फाइलिंग क्लर्क के रूप में जुड़ गए। इन सब में 2 साल बीत गए और एली कोहेन ने 1959 में इराकी जूस नादिया मजाल से शादी कर ली, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए। इस बीच गमाल अब्देल नासिर के नेतृत्व में इजिप्ट काफी पावरफुल हो चुका था। नासिर सुएज कैनाल को नेशनलाइज करने के बाद अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों के खिलाफ सभी अरब देशों को यूनाइट करना चाहते थे। पैन अरब स्टेट बनाने की मुहिम में इजिप्ट ने सीरिया को अपने साथ जोड़कर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का फॉर्मेशन कर दिया था। इसे इजराइल अपने लिए एक सीरियस थ्रेट की तरह देख रहा था। ऐसे में इजरायली गवर्नमेंट ने इजिप्ट और सीरिया दोनों में अपने स्पाई भेजने का फैसला किया ताकि वहां की खुफिया जानकारियां इजरायली गवर्नमेंट को पता चल सके। परफेक्ट स्पेशल एजेंट्स की तलाश में मोसाद के डायरेक्टर जनरल मेयर आमित ने पहले से रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की फाइलों को खंगाला और इस प्रोसेस में उन्हें सीरिया में जासूसी करने के लिए एली कोहेन परफेक्ट चॉइस लगे। उनकी शानदार पर्सनालिटी, अरब कल्चर की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग और मल्टीलिंगुअल होना उन्हें बाकी के दूसरे कैंडिडेट से अलग बनाता था। मोसाद से जुड़ने का फैसला एली कोहेन की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला था और आगे वो अपनी सूझबूझ से जूइश कम्युनिटी में वो ओहदा और सम्मान हासिल करने वाले थे जो कभी किसी जासूस को हासिल नहीं हुआ। 1960 में मोसाद ने उन्हें अंडरकवर एजेंट के रूप में तैयार करने के लिए मोसाद ट्रेनिंग स्कूल में 6 महीने की इंटेलिजेंस ट्रेनिंग दी। उन्हें वेपन्स चलाने, मैप रीडिंग करने, दुश्मनों पर वार करने और क्रिप्टोग्राफी जैसी कई टेक्निक सिखाई गई। उनके सामने टेबल पर ढेर सारी चीजें रख दी जाती और उन्हें इन सब चीजों को कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरी डिटेल्स के साथ याद करना पड़ता। चूंकि वो पहले से ही अरब कल्चर, लैंग्वेज और सीरियन डायलेक्ट से परिचित थे, इसलिए ज्योग्राफिकल और लैंग्वेज की ट्रेनिंग में उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं आई। इसके बाद उन्हें दुश्मनों के बीच छुपकर सरवाइव करने, वहां दुश्मनों की नाक के नीचे से सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल करने और फिर उसे रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए इजराइल तक पहुंचाने जैसी बारीकियां सिखाई गई। 6 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद उनकी इजरायली आइडेंटिटी मिटा दी गई और उन्हें एक फेक आइडेंटिटी दी गई। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अब एली कोहेन एक बिजनेसमैन कमाल आमिन थाबित बन चुके थे, जिनका जन्म बेरूट में एक सीरियन परिवार के घर में हुआ था। उनकी इस नई पहचान के हिसाब से उनका परिवार अर्जेंटीना चला आया था और यहाँ अर्जेंटीना में ही कमाल आमिन थाबित का टेक्सटाइल बिजनेस था। एली कोहेन की इस नकली पहचान को मजबूती देने के लिए उन्हें इसी बैकग्राउंड के साथ 1961 में मोसाद ने अर्जेंटीना के ब्यूनोस एरीज भेज दिया। वो अपने इस सीक्रेट मिशन के बारे में अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकते थे, इसलिए एली कोहेन अपनी पत्नी नादिया को झूठ कहकर आए थे कि उन्हें इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर के रूप में यूरोप में पोस्टिंग मिली है। ब्यूनोस एरीज पहुंचकर एली कोहेन कमाल आमिन थाबित के रूप में तेजी से बड़े बड़े सीरियन लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने लगे। उन्होंने कई सीरियन मिलिट्री के लोगों से भी दोस्ती की। वो वहां महंगी पार्टियां रखते और सभी जरूरी लोगों को इनवाइट करके उनके करीब जाने की कोशिश करते। उन्होंने सीरियन लोगों के नजदीक जाने के लिए अपने ही देश इजराइल की खूब बुराइयां भी की। उनके बेशुमार खर्च और बड़ी बड़ी बातों से लोग उन पर काफी विश्वास करने लगे। उन्होंने दमास्कस के एक्सपैट कम्युनिटी तरकौस तक भी अपनी पहुंच का दायरा बढ़ाया और रेगुलरली अरब क्लब जाना शुरू कर दिया। यहाँ उनकी मुलाकात सीरिया के मिलिट्री अटैच जनरल आमिन हलाफिज से हुई, जो यहाँ एग्जाइल पर थे।
दरअसल इस दौरान सीरिया में भारी राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी और नासिर के यूनाइटेड अरब रिपब्लिक को भंग करके जो नाज़िम अल कुद्सी सीरिया के प्रेसिडेंट बने थे, वो जनरल आमिन अल हाफिज को अपने लिए खतरे के रूप में देखते थे। इसलिए उन्होंने आमिन अल हाफिज को मिलिट्री अटैच के रूप में अर्जेंटीना एग्जाइल पर भेज दिया था। इस दौरान बाथ पार्टी सीरिया की सत्ता पाने की कोशिश में लगी हुई थी। बाथ पार्टी में आमिन अल हाफिज का काफी बड़ा रुतबा था और आगे चलकर उनके सीरिया के प्रेसिडेंट बनने के हाई चांसेस थे। इसलिए अली कोहेन भी आमिन अल हाफिज से दोस्ती करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बातों से आमिन अल हाफिज का भी भरोसा जीत लिया। अली कोहेन ने उनसे कहा कि जनरल, सुनने में आ रहा है कि आप ही वो नेता हैं जो सीरिया के बुरे हालातों को बदलने वाले हैं। आमिन अल हाफिज का चेहरा अपनी तारीफ सुनकर खुशी से खिल उठा। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने आगे अली कोहेन को अपने ऑफिस में इनवाइट किया। वहां उन्होंने अपने पॉलिटिकल प्लान्स के हिंट्स शेयर किए और यह भी बताया कि उनकी पार्टी जल्द ही पावर में आने वाली है। ये अली कोहेन के व्यक्तित्व का ही कमाल था कि हर कोई उनकी ओर खींचा चला आता था। इसी तरह उन्होंने अरब वर्ल्ड न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ अब्दुल लतीफ अल हेशन का भी भरोसा जीत लिया, जो अरब सोसाइटी में काफी ऊंची पहुंच रखने वाले आदमी थे। अली कोहेन ने अब्दुल लतीफ अल हेशन के सामने खुद को सीरिया के बहुत बड़े हितैषी के रूप में पोर्ट्रे किया और सीरिया में इजीली सेटल होने के लिए उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हासिल कर लिया। अब तक अली कोहेन की बैक स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स भी बन चुके थे। इसलिए मोसाद ने 1962 में असल मिशन के लिए उन्हें सीरिया भेज दिया। उन्होंने वहां दमास्कस के अबू रुमाने इलाके में एक लग्जूरियस घर लिया, जहां आसपास कई एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स और एलीट पॉलिटिशियंस का घर था। साथ ही यहां पास में मिलिट्री हेडक्वार्टर भी था। ये जगह अली कोहेन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली थी। दमास्कस में अच्छे से सेटल होने के बाद अली कोहेन ने यहाँ भी अपना टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस को चलाने के लिए उन्होंने पैसे को पानी की तरह बहाया, जिससे जल्दी ही उनका बिजनेस यहाँ भी चल पड़ा और उनकी गिनती सीरिया के बड़े बिजनेसमैन में होने लगी। जब रुतबा बढ़ा तो पहुंच भी बढ़ी। वो यहाँ के रसूखदार लोगों के बीच कैफेज में घंटों बिताने लगे। वो इस दौरान उनकी पॉलिटिकल गॉसिप को बड़े ध्यान से सुनते थे। अली कोहेन को जो भी जानकारी जरूरी लगती वो उसे बड़ी चालाकी से मोसाद को पास कर देते थे। इसके लिए वो कभी रेडियो ट्रांसमिशंस का सहारा लेते तो कभी इनविजिबल इंक से लिखे सीक्रेट लेटर्स को जरिया बनाते। अब तक सीरिया के बड़े बड़े लोग अली कोहेन को प्राउडली अपना दोस्त कहने लगे थे। उनका अली कोहेन पर भरोसा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा था। इसका असर ये हुआ कि कैफेज में होने वाली पार्टियां अब अली कोहेन के फ्लैट तक आ पहुंची थी। उनकी पार्टियों में शामिल मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और बिजनेसमैन को दुनिया की सबसे बेहतरीन किस्म की शराब परोसी जाती। जैसे ही शराब अंदर जाती, राज बाहर आने लगते। जो लोग शराब से खुद को दूर रखते, अली कोहेन उनके लिए शबाब का जुगाड़ करवाते। वो सरकार और सेना के अधिकारियों के पास लड़कियां भिजवाते जो मोसाद की एजेंट्स होती थी। लड़कियां पहले अपने जलवों से उन्हें अपने जाल में फंसाती और फिर उनसे सीक्रेट इंफॉर्मेशंस उगलवाकर मोसाद तक पहुंचा देती। इससे इजराइल सीरिया की हर खबर से अप टू डेट रहता था। अली कोहेन ने और भी क्रूशियल इंफॉर्मेशंस का पता लगाने के लिए अब सीरिया की स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिलिट्री लोकेशंस का दौरा करने का फैसला लिया। ऐसे में उनके लिए अब्दुल लतीफ अल हेशन द्वारा दिया गया लेटर ऑफ रिकमेंडेशन गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने इसी के सहारे सीरियन आर्मी के कमांडर इन चीफ अब्दुल करीम ज़हरुद्दीन के भतीजे लेफ्टिनेंट माजी ज़हरुद्दीन से दोस्ती की। माजी ज़हरुद्दीन को अली कोहेन का जज्बा काफी पसंद आया था, इसलिए वो उन्हें कई बार सीरिया के सदर्न फ्रंटियर जोन के विजिट पर भी लेकर गया। उन्होंने इन लोकेशंस के चुपके से फोटोग्राफ्स लिए, सीरियन मिलिट्री पोजीशंस के स्केचेस बनाए और यहां मौजूद सीरियन बंकर्स और आर्टिलरी का एग्जैक्ट डेटा इजरायली मिलिट्री तक पहुंचाया। इसके बाद अली कोहेन ने अपना ध्यान गोलान हाइट्स की ओर लगाया, जो इजराइल के लिए सीरिया की सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। अली कोहेन माजी ज़हरुद्दीन का इस्तेमाल करके गोलान हाइट्स भी पहुंच गए। गोलान हाइट्स पहुंचकर उन्होंने यहां के हिडन सीरियन फोर्टिफिकेशंस और वेपन डिप्लॉयमेंट को अच्छे से समझा। अली कोहेन ने देखा कि गोलान हाइट्स में ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सीरियंस को एक रणनीतिक बढ़त हासिल थी, जिससे उन्हें नीचे इजरायली क्षेत्र का साफ क्लियर व्यू मिलता था। लेफ्टिनेंट माजी ज़हरुद्दीन ने अली कोहेन को एक मैप भी दिखाया, जिसमें बनाए जाने वाले फोर्टिफिकेशंस की डिटेल्स थी। इस दौरान अली कोहेन ने यहां तैनात सैनिकों के प्रति खूब हमदर्दी दिखाई और बातों ही बातों में सीरियन मिलिट्री ऑफिसर्स के सामने सैनिकों को गर्मी से बचाने के लिए यहां छायेदार पेड़ लगाने का प्रपोजल रखा। सीरियन मिलिट्री ऑफिसर्स को भी अली कोहेन का प्रपोजल काफी पसंद आया और उन्होंने जल्द ही गोलान हाइट्स की हर चौकी पर पेड़ लगवा लिए। सीरियन आर्मी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसे वो अपना हितैषी समझकर ये पेड़ लगवा रहे हैं, वही पेड़ आगे चलकर उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। ये पेड़ गोलान हाइट्स की चौकियों की निशानदेही बन चुके थे। आगे चलकर 6 डे वॉर में इजराइल को इसका खूब फायदा भी हुआ और इजरायली आर्मी ने इन पेड़ों की वजह से मात्र 2 दिनों में ही गोलान हाइट्स को सीरिया से छीन लिया था।
एली कोहेन के काम से मोसाद काफी खुश था। वो उनकी उम्मीद से भी बेहतर काम कर रहे थे। उनके लिए सोने पे सुहागा तब हुआ जब अमीन अल हाफिज 1963 में मिलिट्री कू के जरिए सीरिया के प्रेसिडेंट बन बैठे। अमीन अल हाफिज का प्रेसिडेंट बनना एली कोहेन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया। अमीन अल हाफिज से उनकी दोस्ती अर्जेंटीना के दिनों से ही थी, इसलिए उनकी पहुंच अब सीधे सीरियन गवर्नमेंट तक हो गई। जल्द ही सरकार में शामिल बड़े बड़े मिनिस्टर्स उनके दोस्त बन गए। एली कोहेन सीरियन गवर्नमेंट की बैठकों तक में शामिल होने लगे थे। उन्हें इससे ये फायदा हो रहा था कि अंदर की हर एक बात उन्हें बड़ी आसानी से पता लग जाती, जिससे वो चुपके से इजराइल तक पहुंचा देते। एली कोहेन के जरिए सीरिया का इराक के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन, सोवियत से होने वाले आर्म सप्लाईज, सीरियन आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट और डिसलोकेशन की इंफॉर्मेशन भी इजराइल तक पहुंच चुकी थी। अब तक एली कोहेन को अपने दुश्मनों के बीच रहते हुए 2 साल बीत चुके थे। सीधे सीरियन प्रेसिडेंट तक पहुंच होने की वजह से उनका पॉलिटिकल कद भी काफी बढ़ चुका था। वो कभी लीडर्स को पॉलिटिकल एडवाइस देते तो कभी मिलिट्री ऑफिसर्स के सामने उनकी स्ट्रेटेजी को क्रिटिसाइज करते। वो आर्मी के लोगों से पहले इजराइल की खूब बुराई करते और फिर कहते कि हमारी सीरिया की सेना इजराइल के खिलाफ सफिशिएंट अग्रेसिव नहीं है। सबके सामने अपनी बुराई सुनकर सीरियन जनरल्स का गुस्से से खून खौलने लगता और वो अपनी ताकत को साबित करने के लिए खुद एली कोहेन को सीरियन बॉर्डर तक लेकर जाते और वहां मौजूद हथियारों, तोपों और टैंकों को दिखाते। इस तरह भी एली कोहेन को सीरियन मिलिट्री की बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन इजीली हाथ लग जाया करती थी। ऐसे में एली कोहेन को सीरियन कैबिनेट से जोड़ने की बातें भी उठने लगी थी। प्रेसिडेंट अमीन अल हाफिज उनकी अप्रोच से इतने इंप्रेस थे कि वो उन्हें डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि कई लोग उन्हें प्राइम मिनिस्टर का दावेदार बताने लगे थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हर कोई उन्हें पसंद ही करता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके हर बात में राय रखने से परेशान थे और उनसे दिल ही दिल में नफरत करते थे। इनमें से ही एक सीरियन इंटेलिजेंस के कमांडर कर्नल अहमद स्वेदानी थे, जिन्हें एली कोहेन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एली कोहेन भी ये बात अच्छे से जानते थे, इसलिए वो बड़ी सावधानी से अपने काम में लगे हुए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात ओसामा बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन से हुई, जो एक सऊदी इंजीनियर थे और जिन्हें सीरिया की जॉर्डन रिवर पर काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मोहम्मद बिन लादेन से कोहेन को पता चला कि सीरिया जॉर्डन रिवर के वाटर सोर्सेस को डाइवर्ट करके इजराइल की वाटर सप्लाईज रोकना चाहता है। जॉर्डन रिवर और उसकी 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज डैन, बेनियाज और हैत्सबैनी से इजराइल में खपत होने वाली पानी का 30% हिस्सा प्राप्त होता था। सीरिया इन्हीं नहरों के पानी को इजराइल तक पहुंचने से रोकने के लिए डाइवर्शन इक्विपमेंट और हाइड्रोलिक इंजीनियर्स की मदद से रिवर पर कई कैनाल्स और डैम्स बना रहा था। जब ये खबर इजरायली थिंक टैंक तक पहुंची तो उनके बीच हड़कंप मच गया। अब मोसाद चाहता था कि एली कोहेन इस वाटर डाइवर्शन प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरिंग प्लान्स, डायग्राम्स और मैप्स की पूरी इंफॉर्मेशन उसे भेजे। इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी सीरियन आर्मी के 2 प्रमुख अधिकारियों कर्नल हातूम और कर्नल डाली के पास थी, इसलिए एली कोहेन ने दोनों से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उनकी नाक के नीचे से प्रोजेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन हासिल करके मोसाद तक पहुंचा दी। इसके कुछ दिन बाद 13 नवंबर 1964 को जब सीरियन फोर्सेस ने बॉर्डर के पास इजरायली ट्रैक्टर्स पर हमला किया तो जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने जॉर्डन रिवर पर बने डैम्स और कैनाल्स पर धावा बोल दिया और इतने सटीक हमले किए कि सीरिया का यह वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल गया। इजराइल के इतने सटीक हमले ने सीरियन गवर्नमेंट को हैरान कर दिया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जानकारी केवल बड़े सैन्य अधिकारी और चुनिंदा पॉलिटिशियंस को ही थी। सीरियन गवर्नमेंट अब भांप चुकी थी कि बिना पहले से जानकारी के इजराइल द्वारा इतनी सही टाइमिंग से इतने एग्जैक्ट अटैक्स कर पाना इम्पॉसिबल था। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके बीच जरूर कोई मोसाद का एजेंट बैठा है। उनकी सब जानकारियां बहुत तेजी से इजराइल तक पहुंच जाती थी, इसलिए उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि जरूर इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए रेडियो ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। इसके बाद सीरियन काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने इन स्पाइंग ट्रांसमीटर्स की खोज शुरू की, लेकिन कई बार की जी तोड़ कोशिश के बावजूद वो सफल नहीं हो सके। इस दौरान एली कोहेन किसी बहाने से इजराइल अपने घर गए हुए थे। उन्हें भी अब अंदर ही अंदर लगने लगा था कि इस मिशन को कंटिन्यू करना सेफ नहीं है। उन्होंने ये बात मोसाद को भी बताई, लेकिन मोसाद ने उन्हें वापस एक आखिरी मिशन पर जाने के लिए मना लिया। एली कोहेन ने अपनी पत्नी को भरोसा दिलाया कि वो फिक्र ना करे और तीनों बच्चों का ध्यान रखे। वो जल्द ही हमेशा हमेशा के लिए वापस घर लौट आएंगे। दूसरी ओर अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक होने से परेशान सीरियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द इजराइल के जासूसों को पकड़ना चाहती थी। इसके लिए सीरिया ने सोवियत की तरफ मदद के लिए हाथ फैलाया।
और सोवियत ने जनवरी 1965 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस कुछ सिक्योरिटी और ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट सीरिया भिजवाए। एली कोहेन ना चाहते हुए भी फिर से सीरिया आ तो गए थे, लेकिन अब वो अनजाने में कई गलतियां करने लगे थे। मोसाद ने उन्हें कई बार कहा था कि वो इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो सिग्नल का दिन में एक ही बार इस्तेमाल करे, लेकिन अक्सर कोई बड़ी इंटेल हाथ लगने पर वो इस नियम को तोड़ देते थे और इन्फॉर्मेशन को किसी भी वक्त इजराइल तक ट्रांसमिट कर देते थे। उनकी यही लापरवाही उन्हें एक ऐसी मौत की ओर ले जा रही थी जिसकी कल्पना उन्होंने किसी बुरे सपने में भी नहीं की होगी। सीरियन इंटेलिजेंस ने जल्द ही सोवियत के इक्विपमेंट्स को काम में लेना शुरू कर दिया। उन इक्विपमेंट्स की जांच के लिए आर्मी के ट्रांसमिशन को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। सारे ट्रांसमिशन बंद थे, लेकिन फिर भी एक जगह से रेडियो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा था। ऐसे में उन्होंने इस रेडियो सिग्नल को ट्रैक करना शुरू किया। ये सिग्नल उन्हें अंधेरे रास्ते में एक मकान की ओर ले जा रहा था, जो एली कोहेन अलायस कामिल अमीन थाबित का ठिकाना था। इस घर में घुसने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए वो लौट आए। जब एक वरिष्ठ अधिकारी को यह बताया गया तो उसने उल्टा अपने ही कर्मचारियों पर उंगली उठाते हुए कहा कि जरूर चेक करने वालों से ही कोई भूल हुई होगी। उसी शाम को एक बार फिर से जासूसी ट्रांसमिशन शुरू हुआ। सीरियन ऑफिसर्स ने एक बार फिर से सिग्नल्स को फॉलो किया। ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट एक बार फिर कामिल अमीन थाबित के घर की ओर ले गया। धोखा एक बार हो सकता था, बार बार नहीं। कामिल अमीन थाबित का व्यक्तित्व और सीरियन लोगों के बीच उनकी अच्छी इमेज भी अब उन्हें शक के दायरे से दूर नहीं रख सकी। ऐसे में सीरियन आर्मी ने उन्हें उनके घर में ही पकड़ने का एक सीक्रेट प्लान बनाया। अगले दिन 24 जनवरी 1965 की सुबह 8 बजे सीरियन फोर्सेस अचानक से कामिल अमीन थाबित के घर में दाखिल हो गई। जिस वक्त फौज उनके घर के अंदर दाखिल हुई, वो ट्रांसमिशन के बटन दबाने में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अचानक से अपने घर के अंदर फौज को देखकर कामिल अमीन थाबित चौंक गए, लेकिन अब उनका खेल खत्म हो चुका था। उन्हें जासूसी के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डालकर भयंकर टॉर्चर किया गया। ऐसे में एली कोहेन ने अपना सच तो कबूल कर लिया, लेकिन इजराइल की कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन सीरिया के सामने रिवील नहीं की। इजराइल ने उन्हें छुड़ाने की खूब कोशिश की। इजराइल ने फॉरेन डिप्लोमेट से हस्तक्षेप करने की अपील की और सीरिया को एक बड़ी रैंसम की पेशकश भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट अमीन अल हाफिज, जो एली कोहेन को अपना क्लोज फ्रेंड मानते थे, उन्हें इस बिट्रेयल से गहरा धक्का लगा था। उन्होंने पर्सनली एली को इंटेरोगेट किया था और ये जानकर वो शॉक्ड रह गए थे कि एली एक मुस्लिम नहीं बल्कि एक जूइश स्पाई था। एली कोहेन से उनका और कई आला अफसरों और मंत्रियों का गहरा रिश्ता था, इसलिए जल्दबाजी में एक मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सजा सुना दी गई। एली कोहेन को फांसी देने से पहले उन्हें कहा गया कि वो अगर चाहे तो अपनी बीवी बच्चों को एक आखिरी खत लिख सकते हैं। इसके बाद एली कोहेन ने अपनी पत्नी के नाम एक बहुत ही इमोशनल लेटर लिखा। माय डियर नादिया, मैं मौत की दहलीज पर खड़े होकर तुम्हें अपनी जिंदगी के ये आखिरी शब्द लिख रहा हूँ। मैं अपने इस अंजाम के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें और हमारे बच्चों को ये दुख सहना पड़ेगा, लेकिन नादिया, मेरे बाद हमारे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें अच्छी शिक्षा और परवरिश देना। मेरी तुमसे गुजारिश है कि मेरे शोक में डूबकर अपनी जिंदगी जाया मत करना। जिंदगी में आगे बढ़ना और हो सके तो दूसरी शादी कर लेना, ताकि हमारे बच्चों को पिता का साया मिल सके। इसके बाद सीरिया ने एली कोहेन को फांसी देने की सभी तैयारियां पूरी कर ली। 18 मई 1965 की आधी रात को उन्हें जगाया गया और उन्हें दमास्कस के एक चौक पर ले जाया गया। उनके सीने पर एक बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया गया, जिसमें अरबी में उनका गुनाह और सजा का विवरण लिखा था। इसके बाद सबके सामने उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उनकी फांसी को सीरियन टेलीविजन पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। उनकी डेड बॉडी अगले 6 घंटे तक वहां लटकी रही और लोग उसे चौक से देखते हुए गुजरते रहे। सीरिया ने एली कोहेन की डेड बॉडी को भी इजराइल को लौटाने से मना कर दिया। जब उनकी मौत की खबर इजरायली मीडिया ने ब्रेक की तो पूरे इजराइल में शोक की लहर छा गई। हर किसी की आंखों में आंसू थे। इजराइल की आम जनता पहले जिस एली कोहेन का नाम तक नहीं जानती थी, वो रातों रात देश के हीरो बन गए थे। 1967 की 6 डे वॉर में इजराइल की निर्णायक जीत और गोलान हाइट्स पर कब्जा एली कोहेन द्वारा भेजी गई इंटेल्स का परिणाम था। इसलिए उनके ट्रिब्यूट के लिए इजराइल ने गोलान हाइट्स में एलियाद नाम की एक बस्ती बसाई, जो इजरायली लोगों को एली कोहेन के बलिदान की याद दिलाती है। एली कोहेन को जो सम्मान उनके काम के लिए मिला, वो ऑनर हर स्पाई को नसीब नहीं होता। न जाने दुनिया के कितने ऐसे स्पेशल एजेंट्स रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व तक न्यौछावर कर दिया, लेकिन उन्हें बदले में सम्मान तो क्या, अपने देश की पहचान तक नसीब नहीं हो सकी। ऐसी ही एक कहानी है ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर इंडिया के जाबाज स्पाई रविंद्र कौशिक की, जिन्होंने देश के लिए खुफिया जानकारी निकालने के लिए न केवल अपने नाम, धर्म और पहचान को बदला, बल्कि पाकिस्तान जाकर वहां की लड़की से शादी करके घर बसाया और पाकिस्तान की फौज में मेजर बन गए। उनकी पूरी रोमांचक कहानी को जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।